संख्याओं के नंबर सिस्टम के दूसरे भाग पे, जहाँ पे आपको कुछ बेसिक जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। संख्या पद्धति पार्ट 2। पहली संख्या हमारी है अनुवर्ती संख्या। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, अनुवर्ती, आगे आने वाली संख्या। इसको आसानी से हम समझ सकते हैं एक डिफिनीशन से। यदि किसी संख्या में हम एक जोड़ दें, कोई भी संख्या अगर x होती है उसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं तो जो संख्या हमारी मिलेगी वो संख्या क्या होगी? हमारी अनुवर्ती संख्या होगी। क्या होगी? हमारी अनुवर्ती संख्या होगी। तो किसी भी नंबर में जब हम एक जोड़ देंगे तो उस संख्या की हमें जो संख्या मिलेगी वो अनुवर्ती मिलेगी। तो दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, हमें हर संख्या की अगली संख्या पहले वाली संख्या की अनुवर्ती संख्या होती है। एक उदाहरण से आप लोग और इसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ लेते हैं हम लोग एक उदाहरण है, संख्या 12 की प्रथम 3 अनुवर्ती संख्या है। प्रथम 3 अनुवर्ती संख्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्या हमारी कौन कौन सी है? 12 है। 12 की पहली अनुवर्ती संख्या जो होगी वो क्या होगी? 13 होगी। क्या होगी? ये 13 होगी। ये पहली अनुवर्ती संख्या है। क्योंकि अब संख्या बन गई हमारी 13, तो 13 में क्या करेंगे हम? इसकी अगली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? एक जोड़ने पे। क्या जोड़ने पे? एक जोड़ने पे। तो अगली संख्या हो जाएगी हमारी 14। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई? 14। इसी प्रकार से तीसरी अनुवर्ती संख्या क्या हमारी होगी? 15। क्या होगी? 15। अगर आपसे कोई कहता है कि चौथी अनुवर्ती संख्या इसकी क्या होगी, तो अगली संख्या थी हमारी 15। 15 में हम एक जोड़ देंगे, हमें मिलेगी संख्या 16। तो इसका मतलब हमारी जो 16 होगी वो चौथी अनुवर्ती संख्या होगी 12 की। ठीक इसी प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या एक जोड़ के निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक अनुवर्ती संख्या का ये विलोम उल्टा होता है पूर्ववर्ती संख्या। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब पहले आने वाली संख्या। इसका मतलब किसी भी संख्या से अगर एक हम घटा दें, 12 में अगर हम एक जोड़ते थे तो पूर्व अनुवर्ती मिलती थी, तो क्या मिलती थी? हमें अनुवर्ती मिलती थी। तो पूर्ववर्ती कैसे मिलेगी? अगर हम 12 से 1 घटा देंगे, तो 12 से 1 हम घटा रहे हैं, देखते हैं कितना मिलेगा? 11। तो 11 क्या होगी? 12 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो आप आसानी से समझ सकते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। किसी भी संख्या में एक जोड़ देंगे तो हमें उस संख्या की अनुवर्ती प्राप्त हो जाएगी। अगर उस संख्या से हम एक घटा देंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग हैं जाति मान पे। ये भी बहुत बेसिक कंसेप्ट है। किसी भी संख्या का फेस वैल्यू, जैसे चेहरे से नाम से पता चल रहा है फेस। फेस हमारा क्या होता है? हमारी वास्तविकता बताता है, हमारे हकीकत बताता है। तो अगर किसी भी संख्या का जो अंक होगा उसका जो वास्तविक मान होता है, संख्या का वास्तविक मान होता है, वही उस संख्या का जाति मान होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, 35,812 में 5 की आपको फेस वैल्यू पूछी जा रही है। 5 की फेस वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्या हमारी कितनी है? 5 है। तो उसका वास्तविक मान क्या है? संख्या का 5 है। तो इस संख्या में 5 जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5 होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर किसी भी संख्या का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना हो, किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, ये क्या हमारा है? प्लेस वैल्यू। यहाँ पे अभी इससे पहले क्या था? फेस था, और ये क्या है? प्लेस वैल्यू। जो फेस थी वो क्या हमारी वास्तविकता बताती थी, जबकि प्लेस क्या बताएगा हमें? वो किस स्थान पे है, किस स्थान पे। प्लेस क्या बताएगा? किस स्थान पे है, उस स्थान का उसका मान क्या है। एग्जाम्पल हमारा वही है कि चीजें हम ज्यादा क्लियर कर सकें। 35,812 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 5 हमारा कहाँ पे? आप देख सकते हैं ये हमारा इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, ये हजार पे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो हमारी 5 कहाँ पे है? हजार पे। 5 कहाँ पे? हजार पे। तो उस संख्या का हमारा प्लेस मान या स्थानीय मान कितना होगा? 5000 होगा। करते क्या हमें? जिस संख्या का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना होता है, ठीक उस संख्या के नीचे उसकी हम फेस वैल्यू लिखते हैं। फेस वैल्यू उस संख्या का मान ही होता है, तो 5 लिख लिया। ठीक उसके बाद जितने भी अंक हैं उतने हम 0 बढ़ा देते हैं। किसी भी संख्या का स्थानीय मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमें 3, 2, 1, 5 में अगर आपसे पूछता है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा,
तो आप क्या करेंगे, 2 की फेस वैल्यू 2 लिखेंगे और इसके बाद में जितनी संख्याएं आई हैं, जितने अंक आए उतने जीरो बढ़ा देंगे, उस संख्या का स्थानीय मान हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे अभी तक जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं उससे संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, संख्या एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। ध्यान रखेंगे, संख्या एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। प्रश्न ऐसा अक्सर पूछ लिया जाता है। अभाज्य संख्या एवं सम संख्या, अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अभाज्य एवं सम संख्याएं केवल क्या होती है, दो होती है। दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। 1 से 100 के बीच में आने वाली संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 के बीच में आने वाली संख्याएं 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। 1 से 100 के बीच में बात संख्याएं ज्ञात करिए, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, उत्तर होगा 25। विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है, ये भी आपको याद करना है और इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। किसी भी प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं और एक वो निश्चित क्रम में है, उनका योगफल पूछा जा रहा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, n+1/2। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी अगर हम संख्या कहते हैं कि संख्या 1 + 2 + 3 + 4 का योग कितना होगा, आप बहुत जल्दी बता देंगे। 4 3 7 2 9 1 10, मतलब 1 से लेके 4 तक का जो संख्याओं का योग होगा वो कितना होगा, 10। लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद अगर आपका प्रश्न कोई पूछ लेता 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डैश 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 और यहाँ पे होता 50, यहाँ पे होता 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाएंगे। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है और फार्मूला ऊपर आपको पहले ही बताया जा चुका है, n+1/2। तो यहाँ पे फार्मूले में मान भरेंगे और हल करते हैं, देखते हैं संख्या का मान क्या होगा। फार्मूला हमारा क्या यहाँ पे है, n हमारा क्या है, नंबर कितने हैं, 50। तो 50 और n+1 50 + 1/2 भाग करेंगे, आ जाएगा 25 और यहाँ पे हो गया 25 × 51। 25 और 51 के आप गुणा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 25 और 51 का जो योग आएगा, जो गुणनफल आएगा या योग जो आएगा वो कितना होगा। आप आसानी से गुणा करेंगे और इसका मान पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ, 25 और 51 का गुणनफल कितना होगा, आसानी से आप कर सकते हैं। 25 और 51, 25 और 51 का जो गुणनफल होगा 1275 होगा। कितना होगा, 1275 होगा। आसानी से बिना आप जोड़ किए हुए आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। आगे फार्मूले पे बढ़ते हैं। अगर ऐसी ही संख्याएं हमारी केवल विषम संख्याएं होती हैं, पूछा जाता है उनका योग ज्ञात कीजिए, तब उसके लिए फार्मूला हमारा क्या होगा, यहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं, n²। क्या है फार्मूला, n²। ठीक ऐसे ही आगे है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे हम इस फार्मूले में रख के ज्ञात कर लेंगे, तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो जब हम लोग आगे प्रश्नावली अभ्यास करेंगे तब उसमें हम इस प्रकार के बहुत से प्रश्न देखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग हैं क्रमागत संख्या। आगे आने वाली संख्या हमारी क्रमागत संख्या होती है। n क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाजित करने वाली संख्या n होगी। कर लेंगे हम आसानी से। इसके बाद हमारे पास दो क्रम आते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। यदि संख्याओं को हम किसी व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो संख्याओं को दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, या तो उनको घटते हुए क्रम में या तो उनको बढ़ते हुए क्रम में। यदि संख्याओं को इस प्रकार से अरेंज करते हैं, सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, तो इस प्रकार के क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। ठीक इसका उल्टा हमारा होता है अवरोही क्रम, जो संख्याओं को हम घटते हुए क्रम में रखते हैं, मतलब सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। संख्याओं को अगर हम उसे घटते हुए क्रम में रखते हैं तो संख्याओं का क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पहले रखी गई है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या रखी गई है। वीडियो को और आगे ना बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे मानसिक गणना पे।
और ये पार्ट हमारा आगे शुरू होगा अगली वीडियो में कि हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। धन्यवाद।